हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एक पार्ट को पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आने वाले हैं जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने लिगेंड्स के बारे में देखा, हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखा, मैग्नेटिक बिहेवियर चेक करना सीखा। यहाँ पर हम थोड़ा सा अलग जाने वाले हैं। यहाँ पर हम स्प्लिटिंग एनर्जीज को देखेंगे। यहाँ पर हम डी ऑर्बिटल से एसोसिएटेड एनर्जीज T2, T2G, E2G इन सब के बारे में आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जैसे कि आप जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम पढ़ते ही क्यों हैं? So basically it is nothing but the splitting of energies associated with metals d orbitals। ठीक है, तो एनर्जीज किस टाइप से एसोसिएट होती है वो भी देखना होगा। सबसे पहले तो इसमें हम लिगेंड कौन कौन से देखते हैं। लिगेंड में एनायनिक लिगेंड्स आपने पिछली वीडियो में देख ही लिया था। ठीक है, लिगेंड्स वो जो मेटल के साथ अटैच होके इस टाइप से, ठीक है, ये मेटल है, ये आपका सेंट्रल एटम हो जाता है। ठीक है, मान लो इस लिगेंड बाहर है और कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर लिखा है n+n-, मतलब जैसे 2+3+3- कुछ भी लिखा है। ठीक है, वट एवर इट इज, लिगेंड आपका मेटल के साथ अटैच होके कोवलेंट कॉम्प्लेक्स बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो वो चीज आप देख चुके हैं। इसमें हम दो टाइप के लिगेंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, एनायनिक लिगेंड्स ठीक है, उसके बाद आता है न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स वो होते हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, जैसे H2O है। ठीक है, और एनायनिक में हम ले लेते हैं हैलाइड्स में, जैसे Cl-, Br-, Cl-, ये सब। और इसमें आपके पहचानना कैसे है लिगेंड को, आपको कैसे प्रेफरेंस देनी है। तो देखो, जो भी हेलोजन डोनर होंगे, हेलोजेंस डोनर, उनसे ज्यादा होगा ऑक्सीजन डोनर वालों का। उनसे ज्यादा किसका होगा? ऑक्सीजन डोनर्स का। फिर उससे ज्यादा किसका होगा? कार्बन डोनर्स। ठीक है, ये चीज आपको आगे काम आएगी। अभी तो ये फिलहाल सिर्फ एक ओवरव्यू है। यहाँ पर बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं स्प्लिटिंग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो मिनिमम जैसे अगर आप 1 1 1 1 1 1 करके देखें, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन एक बॉक्स में अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन रखते हो तो 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ठीक है ना, 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं ना। और डी को हम 5 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक बॉक्स को हम एक पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? DXY सबसे पहले, फिर DYZ, फिर DZX, एंड देन DX² -Y² एंड लास्ट क्या होगा? DZ²। ठीक है, ये पांचों डी ऑर्बिटल के पार्ट हो गए। अब ये तीनों जो है, और ये दोनों को आप हम अलग रखेंगे, ये हमारे होते हैं एक्सियल। ठीक है, ये एक्सियल वाले हैं और ये नॉन एक्सियल है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों आपके नॉन एक्सियल पार्ट है और ये एक्सियल पार्ट हो गया। ठीक है, होता क्या है, जब आप ऑक्टाहेड्रल में पढ़ेंगे स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में, तो जो आपकी स्प्लिटिंग होगी वो हमेशा होगी एक्सियल पार्ट की तरफ। ठीक है, टुवर्ड द एक्सिस, और नॉन एक्सियल पार्ट की तरफ लोअर एनर्जी स्टेट में जाएंगे। ठीक है, एनर्जी स्टेट हाइयर और लोअर में हम पढ़ेंगे T2G, E2G। उसके लिए हम डायग्राम से समझने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इजी वे में समझने वाले हैं। ठीक है, इसको बिल्कुल जीरो से, अभी तक जो पहले मैंने बताया वो ओवरव्यू था जस्ट। ठीक है, वो आपने अगर समझा नहीं समझा कोई बात नहीं। अब यहाँ से आप देखो कि एनर्जी कहाँ जा रही है। अब देखो इस डायग्राम में एनर्जी यहाँ से ऊपर जा रही है, मतलब नीचे कम होगी, ऊपर ज्यादा है। जितना आप ऊपर जाते जाओगे वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये तो ग्राफ के टाइप से भी देख सकते हो। मेन आपका ये वाला है। ठीक है, अब देखो डी ऑर्बिटल्स इन फ्री आयन, DXY, DYZ, DXZ, DX² -Y² एंड DZ², ये पांचों। ठीक है, ये पांचों अभी ऐसे ही रखे हुए हैं। ठीक है, ये DXY मान लो, ये DYZ, ये DXZ, ये DX² -Y² वाला, DZ² वाला। जब ये फ्री आयन में है, मतलब कि इनकी पांचों की एनर्जी बराबर होगी। ठीक है ना, अभी तो फ्रीली छोड़ रखे हैं।
ठीक है, एनर्जी में एक तरह से इसको रखा हुआ है, पांचों को एक ही एनर्जी दे रखी है। अब क्या होगा, अब थोड़ी देर बाद जब इनको स्फेरिकल यानी कि स्फेरिकल शेप में लाएंगे, मतलब सिलेंडर में अगर आप देखो, सिलेंड्रिकल पार्ट में देखो ऐसे, तो यहां से भी एनर्जी जाएगी, 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 यहां से भी एनर्जी जाएगी। ठीक है, मैंने ये आपको स्फेरिकल पार्ट में समझा दिया है। ठीक है, तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या होगा, ये इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। ठीक है, एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी में क्या होगा, अब यहां से ये डिवाइड होंगे। अब यहां से मैंने जैसे यहां बताया ना, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, ये इलेक्ट्रॉन्स मतलब एनर्जीज आपस में क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो वो जब डिस्ट्रीब्यूट होगी तो कौन सी हाइयर एनर्जी में जाएगा और कौन सा लोअर एनर्जी में जाएगा, उसी को हमें समझना है। ये हम पहले पढ़ने वाले हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या होने वाला है, बेसिकली आपका ऑक्टाहेड्रल में हमेशा जो हाइयर एनर्जी साइड जाएगा वो हमारा कौन से वाले जाएंगे, जैसा मैंने अभी बताया था, टुवर्ड्स एक्सिस, टुवर्ड्स एक्सिस होगी। ठीक है, इसको अब और इजीली समझते हैं। इसमें जो स्प्लिटिंग होगी वो हमेशा टुवर्ड्स एक्सिस होगी। टुवर्ड्स एक्सिस का मतलब एक्सियल पे कौन से वाले हैं, एक्सियल पोजीशन पे हमारे कौन कौन से होते हैं, dx² माइनस वाई स्क्वायर और dz², ये दोनों रहते हैं ना हमारे एक्सियल पोजीशन पे, dx² माइनस वाई स्क्वायर और dz²। तो अगर ये हमारे एक्सियल पोजीशन पे है तो यानी कि हाइयर एनर्जी साइड पे होंगे, हाइयर एनर्जी साइड पे होंगे ना, मतलब एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ होगी, एक्सिस पे यानी एक्सियल वालों पे। और जो हमारा नॉन एक्सियल पार्ट है उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। नॉन एक्सियल वाले कौन से हैं, dxz, dyz और dzx। ठीक है, ये हमारे नॉन एक्सियल है। एनर्जी कहाँ पर ज्यादा है, एक्सियल पार्ट वाले पे। ठीक है, तो इसी को हम समझने वाले हैं, इसको हम बोलते हैं E2G ऑक्टाहेड्रल में। ठीक है, जो हमारा हाइयर एनर्जी साइड होता है, यहाँ पर रिपल्शन की वजह से इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं, इसमें आपस में रिपल्शन की वजह से इनकी एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर डिवाइड हो गए, ये पांचों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ ये दोनों आ गए एक्सियल पार्ट वाले, और नीचे वाले यानी लोअर एनर्जी साइड में हमारे ये तीन रह जाएंगे। ठीक है, लोअर एनर्जी साइड में हमारे ये तीन रह जाएंगे। इसको ऐसे ऐसे भी बता सकते हैं, ऐसे लाइन से भी। ठीक है, ठीक है, अब देखो, और यहाँ पे जो इनके बीच का डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं डेल्टा नॉट। ठीक है, स्प्लिटिंग एनर्जी, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ठीक है, स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल फील्ड। और अगर मैं डेल्टा टी लिख दूं तो ये क्या होता है, स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल फील्ड। ये अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल वाला, अभी हम ऑक्टाहेड्रल वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल तो आपको पता ही चल गया होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसमें, 6। ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ पर ये पांच को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, इन पांचों को, दो हमारे यहाँ आ गए। ठीक है, dx² माइनस वाई स्क्वायर dz² वाले कौन से, एक्सियल पार्ट वाले, और ये तीनों नीचे आ गए, dxy dyz एंड dxz। ठीक है, अब देखो इसमें भी जो डेल्टा नॉट है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। कितने पार्ट्स में, दो पार्ट में। क्यों, क्योंकि सेम थोड़ी ना रहेगी। अरे हाँ, इस लाइन को हम बेरी सेंटर कहते हैं, इस लाइन को हम बेरी सेंटर, जो डॉट 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 लाइन है ना, ऐसे बीच में इनके, ऐसे समझ लो, ये बेरी सेंटर से नीचे है, ये बेरी सेंटर से ऊपर है, इसको हम बोलते हैं बेरी सेंटर। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं याद रखना, लेकिन इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर यानी बेरी सेंटर के ऊपर वाला पार्ट हाइयर एनर्जी साइड है, नीचे वाला पार्ट लोअर एनर्जी साइड है। इसलिए यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है, +3/5, या हम इसको 0.6 डेल्टा नॉट भी लिख सकते हैं। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, तो मैं पूरा बना ही देता हूं, 0.6 डेल्टा नॉट, और ये हमारा -0.4 डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 0.6 डेल्टा नॉट। यहां पर हमारे पास दो d ऑर्बिटल है, कौन से, dz² और dx² माइनस वाई स्क्वायर। यहां पर हमारे पास तीन, कौन कौन से, dxy, dx या zx
और एक डी वाई जेड, ठीक है। यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। अब इसको याद रखने का एक तरीका, बैलेंस करके देख लो। यहाँ पर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। 4 से ज्यादा तो आ नहीं सकते, मैक्सिमम तो 4 ही आएंगे ना 2 बॉक्स में, ठीक है। तो 4 इंटू 0.6 कितना आया? 2.4, ठीक है। और यहाँ पर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन? 6 आ सकते हैं ना 3 में। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू -0.4 कितना आएगा? -2.4। दोनों का ऐड करो, 0 आ रहा है। दोनों को ऐड कर लो, 0 आ रहा है। तो ये इसका मतलब कि बैलेंस्ड है ना। इसको मतलब देखो, यहाँ पर 0.6 की मल्टीप्लाई कर दो 4 इलेक्ट्रॉन से, कितना आएगा? 2.4। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो -0.4 की 6 से, कितना आएगा? -2.4। 2.4 -2.4 दोनों को ऐड किया, 0 आ गया। तो यानी ये बैलेंस तो है, ठीक है ना। तो ये स्प्लिटिंग एनर्जी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लिखते हैं 0.6 डेल्टा नॉट -0.4 डेल्टा नॉट, ठीक है। अब ये E2G T2G में आपको पता ही चल गया, ठीक है। ये हायर एनर्जी साइड रहता है यहाँ पे, ठीक है। और T2G पे लोअर एनर्जी साइड रहेगा, ठीक है। जो भी बेरी सेंटर से नीचे है वो लोअर एनर्जी स्टेट रहेगा, और बेरी सेंटर के ऊपर वाला पार्ट हायर एनर्जी स्टेट रहेगा, ठीक है। ऐसे दिखा भी रखा है, देखो एनर्जी का ग्राफ बढ़ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेट्राहेड्रल फील्ड। अब टेट्राहेड्रल फील्ड क्या होता है आपका? ऑक्टाहेड्रल हमने पढ़ लिया, टेट्राहेड्रल पढ़ना है। टेट्राहेड्रल में हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4, ठीक है। लेकिन इसमें भी डी ऑर्बिटल का हमें बिल्कुल सेम वैसा ही देखना है, बहुत ज्यादा इसमें चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। इसमें भी एनर्जी साइड हमें दिखानी है ऊपर आते वक्त, नीचे में लोअर एनर्जी साइड रहेगा, लेकिन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर उसको जस्ट उल्टा कर दो। आपने ऑक्टाहेड्रल पढ़ लिया, ऑक्टाहेड्रल का जस्ट उल्टा कर दो, क्या बन जाएगा? टेट्राहेड्रल। इसमें कैसे होगा ये देखो, अब देखो, ठीक है। मैंने बेरी सेंटर बनाया, ठीक है। अब देखो वहां पर हम क्या करते थे? E2G को ऊपर रखते थे, हायर एनर्जी स्टेट को, ठीक है। और यहाँ पर E2G T2G नहीं लिखेंगे, यहाँ G लगाना नहीं है, यहाँ केवल E और T2 इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। T2G और EG नहीं लिखना है यहाँ पर, ये याद रखना। बहुत सारी बुक्स में रहता है, लेकिन हमें इसमें नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारा कौन सा पार्ट होगा ये बताओ? वहां का उल्टा कर दिया, वहां EG ऊपर आता था, तो यहाँ EG कहाँ आएगा? नीचे आएगा। यहाँ पर T2 ऊपर आ जाएगा, G मत लगाना, बस T2, ठीक है। ये कौन कौन से वाले हुआ है? DXY DYZ, ठीक है। और ये DZX, ठीक है। हो गए DXY DYZ DZX। यहाँ पर 2 आएंगे, कौन कौन से आएंगे? वो दोनों जो एक्सियल थे, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर DZ स्क्वायर, ठीक है। कंप्लीट हो गया ना। यहाँ मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज्यादा आ नहीं सकते। यहाँ मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं आ सकते, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा बैलेंस करने के लिए, यहाँ 0.4 रख देंगे, 0.4 डेल्टा टी, क्योंकि ये पूरी एनर्जी का स्टेट को हम डेल्टा टी मान रहे हैं ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, पूरा एनर्जी को हम डेल्टा टी मान रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। बेरी सेंटर के ऊपर वाला हायर एनर्जी साइड, इसके नीचे वाला क्या होगा? लोअर एनर्जी साइड, ठीक है। तो इसको हम मान लेंगे 0.4 और इसको मान लेंगे 0.6 डेल्टा टी निगेटिव, ठीक है। 0.4 डेल्टा टी माइनस 0.6 डेल्टा टी, चेक कर लो बैलेंस है कि नहीं। जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल में किया था ना, 6 इंटू वो 4 इंटू 0.6 प्लस 6 इंटू माइनस 0.4, तो यहाँ पर करो 6 इंटू 0.4 कितना आ गया? 2.4। यहाँ करो 4 इंटू, क्योंकि यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, माइनस 0.6 कितना होगा? माइनस 2.4, 0। बैलेंस हो गई, ठीक है। ये समझ आ रहा है ना। बस आपको क्या करना था, आपको ये देखो T2G और E2G को उल्टा कर दिया। यहाँ पर देखो एनर्जी स्टेट एकदम चेंज हो गई ना, उसका उल्टा कर दो। T2 ऊपर आ गया, E नीचे आ गया। याद करने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीके से याद करने का टेक्निक बताया मैंने। आप एक ऑक्टाहेड्रल का याद कर लो, टेट्राहेड्रल आपको अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम होगा। फ्री आयन मतलब सारे के सारे, मतलब जो डी ऑर्बिटल्स थे जितने भी टाइप के थे, 500 टाइप के, इनमें जो एनर्जी थी वो बराबर थी।
ठीक है। फिर इनकी स्प्लिटिंग स्टार्ट हुई, एवरेज एनर्जी फॉर्म पे आया, स्पेरिकल मैंने बताया था, एक इधर जाएगा, एक उधर जाएगा, एक इधर जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ कि हायर एनर्जी साइड वाले dxy, dyz, dzx यानी कि नॉन एक्सियल पार्ट में आएंगे। यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल का उल्टा कर देना है बस, ठीक है। और इसमें जो आपकी एनर्जीज होती है वो लो रहती है एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल इसमें लो रहती है, ठीक है। कैसे लो रहती है और कितनी लो रहती है वो भी बता देता हूँ। इनमें एक रिलेशनशिप भी होता है, डेल्टा टी इक्वल्स 4/9 डेल्टा ओ। ये डेल्टा ओ आप समझ गए, स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल फील्ड, डेल्टा टी स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल फील्ड, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस पे भी कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड एंड टेट्राहेड्रल फील्ड, ठीक है। तो क्या होता है, डेल्टा टी इक्वल्स 4/9 डेल्टा नॉट। इसमें ज्यादा कौन सी आ रही है, डेल्टा नॉट, ठीक है। डेल्टा नॉट 9/4 टाइम्स है डेल्टा टी की, यानी 2.25 टाइम्स। तो ये आपको याद रखना है। ऐसे भी पूछ सकते हैं 2.25 टाइम्स कौन सी होगी, तो आपको पता होना चाहिए डेल्टा नॉट आपकी 2.25 टाइम्स होती है डेल्टा टी के। ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो और ऐसे भी, क्योंकि देखो एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आ जाए ये मुझे क्या, आपको क्या, किसी को भी नहीं पता किस टाइप से क्वेश्चन आ जाए। तो आपको जो तैयारी करनी है वो हर तरीके से करनी है, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस लैंग्वेज से आ रहा है और किस लैंग्वेज से मुझे लिखना है, ठीक है। अगर आपका रिटन एग्जाम है तो आपको सारा कुछ लिखना है, ठीक है। जितना भी आपको आता है सब लिखो, ठीक है, कुछ मत छोड़ो। आपको अगर कॉपी भरनी है तो सब भर रहे हैं तो आप भी भर दो, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा भी नहीं है तो भी आप लिख सकते हो। अगर आपसे सिर्फ टेट्राहेड्रल फील्ड का ये एनर्जी डायग्राम बनाने के लिए आया है तो आप ये भी लिखो ना साथ में कि इसमें ये भी होता है, इसमें ये भी होता है। हो सकता है आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाए, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, पर एक दो चीज आप टेक्निकल टर्म्स जब लिखते हो ना तो आपको मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी कंपटीशन वगैरह में जेई और नीट में तो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं या फिर न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, तो ये सब आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन दी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स FeCN6 3 नेगेटिव द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल बी। अब देखो मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ लिया आप डायरेक्टली कि ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। ये हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी कर चुके हैं, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी हमने किया है। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, Fe की बस ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, क्या होगी। यहां से देखो इसको x मानो, +6 × -1 इक्वल्स -3 बाहर है, x इक्वल्स टू ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, 6 - 3 कितना आ गया, +3, ठीक है। तो Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। इतना समझ आ गया ना कैसे निकाला मैंने, इसकी सिंपल मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली अभी। तो ये तो आपको पता ही होगा थोड़ा बहुत, तो ये तो केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का, ठीक है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन में कैसे लिख सकता हूँ, ऑर्गन 18 यहां तक बैलेंस, फिर क्या आता है 4s2 3d, 3d कितना होता है 26 होता है ना इसका, 26। तो 4s2 3d 6 होना चाहिए, लेकिन मुझे 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं तो 2 तो पहले मैं s से निकालूंगा, 2 पहले मैं किससे निकालूंगा, s से, फिर 1 निकालूंगा d में से, कितना हो गया 5। और गिन के देख लो 26 में से 3 गए 23, ये 23 ही आ रहा है ना, 18 + 5 23 बैलेंस भी हो गया। 2 यहां से निकाल दिए, 0 कर दिया, 1 यहां से निकाल दिया 3d6 में से, ठीक है। अब देखो d ऑर्बिटल को लिखो, Cn क्या करता है बेसिकली आपका, Cn आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करवा देता है। क्या करवाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करवा देता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपने मतलब जैसे यहां पर 6 है, ठीक है, तो ये क्या करना चाहेगा, ये पेयर होना चाहेगा, ठीक है। ये मांगे पेयरिंग, ठीक है। तो यहां 2 खाली है, D2, ठीक है, S, ये P वाले हैं 3D 4S 4P, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया ना P वालों को, क्योंकि इसको Cn को उसमें पेयरिंग करनी है ना। Cn को एक यहां लाना है, एक यहां लाना है, एक यहां लाना है, एक यहां लाना है, तो क्या बना लेगा D2 sp3। तो ऐसे हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल लिया करो। हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया, आगे का काम अपने आप ही हो गया आसान।
हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे, ज्योमेट्री पता होगी, सब हो जाएगा। ये ऑक्टाहेड्रल है। क्या है? ऑक्टाहेड्रल है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक सेकेंड, ये 5 वाला केस है ना। एक सेकेंड, ये 5 वाले में एक चीज होगी, लेकिन वैसे हम बेसिकली कर सकते थे क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये अनपेयर्ड वालों को भी कर सकता है। हमें इसका ये वाला केस नहीं लेना। फिर रुको एक मिनट, इसमें थोड़ा सा चेंज है। ये देखो Fe+3 वाले में हमने लिखा था ऑर्गन 4s0 3d5, ठीक है। अब चूंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है Cn का, तो आपको ये भी ध्यान रखना जरूरी है। देखो अभी मेरी भी नज़र से निकल गया था, तो आपको भी ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करनी है। क्यों? अब हम इसको पूरा ऐसे ही लिखेंगे, हाफ फिल्ड ही लिखेंगे। बाकी में हम नहीं लिखते थे, बाकी में हम क्या कर देते थे, ऐसे लिख देते थे और ये वाले छोड़ देते थे। क्यों छोड़ देते थे? क्योंकि हमें पता था कि पेयरिंग यहाँ होनी है, तो हम इसलिए इसको स्पेस को दे के रखते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, वो तो पेयरिंग करवा ही देगा ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, तो हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले पेयरिंग इसमें होगी, फिर उसके बाद इसके दो ऑर्बिटल में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर D2, यहाँ पे S, यहाँ पे P3। लेकिन इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी फिर वो sp3d2 होगी, हाई स्पिन होगा। क्यों? क्योंकि पहले S में जाएगा, फिर जाके जो इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको पेयर कराएगा। ठीक है, sp3d2। अब इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे, अगर हम इस वाले केस से देखें तो, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 और पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो इसको हम इस टाइप से देख सकते हैं। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक किए और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन CrCl6 3 नेगेटिव ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल इन्होंने पहले ही बता दिया क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है। ठीक है, तो यहां पर देखो Cr, इसमें +4 चेक कर लो, Cl निगेटिव यानी कि -1 -6 उधर भेजो तो 6 - 3 +3, तो क्रोमियम पे कितना चार्ज है, +3। ठीक है, क्रोमियम की क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्गन, एटॉमिक नंबर होता है इसका 24, तो यानी 4s3d5, इसको हम ऐसे लिखते थे ना 4s3d5। अब मुझे 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, एक तो इसमें से निकाल लिया और एक इसमें से, 2 इसमें से निकाल लिए, 4s0 3d3। ठीक है, कितना हो गया, 21 बन गया ना, तो देख लो 18 और 3 21, सही है। ठीक है, इसको लिखो, D और 4p। ठीक है, इसमें कितने हैं, 3 है। समझ आ गया? अब ये वीक लिगेंड है तो ये अनपेयर्ड को तो पेयर कराएगा नहीं, इसलिए यहां पर पहली 2 है, लेकिन इसको तो ये करा देगा ना, ये तो खाली पड़े हैं। 6 इलेक्ट्रॉन आ गए ना इसके, इसमें आ जाएंगे 6, Cl 6 कर सकता है यहाँ पर, एक इसमें डालेगा, इसमें एक, इसमें एक, इसमें। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, D2sp3। यहाँ तो सिंपल D2sp3 यानी ऑक्टाहेड्रल बन रहा है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा सिंपल क्वेश्चन था। ये हमने किस टाइप से किया, ठीक है, हमने पहले क्या किया, चेक किया इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, उसके बाद हमने इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल ली। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाली, यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर 6 डाल सकता है, 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया, D2sp3। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए D2sp3 ही होता है वैसे भी। ठीक है, और ऐसे भी देखो तो यहाँ 2 होंगे D के तो D2, यहाँ 1 होगा इसका S, P के 3 होंगे D2sp3। ठीक है, और इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 है, तो 3। अब आ जाते हैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल साइड पे
क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखे हैं। अब CFSE यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है हमारी, तो हमारे या फिर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसको हमें पढ़ना है, ठीक है। इस पे कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें जो बेसिकली सबसे पहले समझ आता है वो समझ आता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हम निकाल के देख रहे थे ना, मेटल के ऊपर कितनी +3 आ रही है, +2 आ रही है, उसी के बारे में बात हो रही है। तो CFSE इंक्रीजेस विद द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। देखा, मेटल आयन जिसमें हम निकाल रहे थे अभी, बिकॉज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव इंक्रीजेस, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा मेटल आयन पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, उस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है आपका, किसी भी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसको दिखाता है, ठीक है। अगर वो उसको इजीली अट्रैक्ट कर पा रहा है तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अच्छा है, और अगर वो नहीं कर पा रहा है, बहुत ज्यादा फार हो गए हैं और उसमें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, दैट मीन्स न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज उसका बहुत लेस होगा, ठीक है। तो क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो एनर्जी अपने आप ही बढ़ जाएगी, क्योंकि हम आयनाइजेशन एनर्जी में भी क्या पढ़ते थे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, ठीक है। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती थी, ठीक है। यहाँ पर भी सेम है, CFSE डिपेंड कर रही है Z इफेक्टिव पे। अगर जितना ज्यादा Z इफेक्टिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है उसके ऊपर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब देखो लिगेंड के बारे में हमने पढ़ ही लिया, स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करता है और वीक लिगेंड क्या करता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड में हमारा पेयरिंग इजीली हो जाता है, जबकि वीक फील्ड वाला क्या करता है, वो पेयरिंग नहीं करता। अभी एक क्वेश्चन हमारा वैसे ही फंस रहा था, वो उसी की वजह से फंस रहा था क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड चेक नहीं किया, तो ये भी चेक करना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से क्या होता है, दीज लिगेंड्स कैन कॉज अ लार्जर स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल्स एंड रिजल्ट इन अ हायर CFSE यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। वो क्यों हो रही है, इसके बढ़ने की वजह से, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से क्यों हो जाती है, क्योंकि ये पेयरिंग करा सकते हैं, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा सकते हैं, जबकि वीक लिगेंड वो चीज नहीं कर सकते। वो देखते हैं कि ठीक है यहाँ खाली है, इसमें कर देंगे पेयरिंग, लेकिन जो पहले से वहां पर एक इलेक्ट्रॉन है उसमें पेयरिंग नहीं करवा सकते, तो उसमें लिमिटेशन है। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में तो लिमिटेशन नहीं है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में तो कोई लिमिटेशन है ही नहीं। So that's why they have higher CFSE, ठीक है। नेक्स्ट है साइज ऑफ मेटल आयन। हाँ, इस पे तो डिपेंड करेगा ही ना, साइज ऑफ मेटल आयन, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। सो स्मॉलर मेटल आयंस हैव अ हायर चार्ज डेंसिटी। जितने भी हमारे छोटे मेटल आइटम होंगे, जैसे कि आप फर्स्ट पीरियड या सेकंड पीरियड में चल जाएंगे, तो उसके कंपैरिजन में जो नीचे वाले हैं उसके कंपैरिजन में वो ज्यादा दिखाएंगे, ठीक है। हायर चार्ज डेंसिटी विच लीड्स टू ग्रेटर अट्रैक्शन बिटवीन द मेटल आयन एंड द लिगेंड्स। मतलब जितना छोटा चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से भी समझ लो, जितना छोटा होता है उसका साइज उतना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, और जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है उतना ज्यादा CFSE होता है। तो सेम चीज यहाँ पर भी बोली गई है ना। उसमें इजीली हो जाएगा ना सारा काम जो छोटा रहेगा, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ जाएगा मेटल आयन का, ठीक है। तो ये आपके कुछ फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं CFSE को। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, एंड आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो में जो भी मैंने करवाया है वो समझ आ गया होगा, क्योंकि सिंपल चीजें थी, लेकिन ये थोड़ी सी डाउट क्रिएट करने वाली और कॉम्प्लेक्स चीजें भी बन जाती है जब आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर आप इसके लगातार क्वेश्चंस करते रहेंगे, 10 क्वेश्चन एक एक बार में नहीं कह रहा हूँ 10 क्वेश्चन करो, आप रोज 2 3 क्वेश्चन करते रहिए इस टॉपिक के, ठीक है। तो आपको ये 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 10 दिन में आपके यानी 30-40 क्वेश्चन हो चुके होंगे, ठीक है। इतने क्वेश्चन इनफ होंगे इसके, और ये जेई के हिसाब से भी, और आपका केमिस्ट्री मतलब जिसमें भी आ रहा है, नीट में, CBSE बोर्ड कहीं भी है, उसके हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप इजीली ना ले। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और आपको आगे किस किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए आप उसके लिए मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।